चलें जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर एमएससी 2 का पोस्ट रिजल्ट सेशन और पोस्ट रिजल्ट डिस्कशन हम अपना शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए इसकी सेशन थोड़ा सा रेलिवेंट इस तरह से होगा कि ये गलतियां आप लोग नहीं कीजिएगा जो आज के सेशन में डिस्कस हो, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट आ चुका है एंड समहाउ दे कुड नॉट मेक इट एमएससी 2 का पेपर, उनके लिए बहरहाल रेलिवेंट सेशन है। वो अपनी गलतियां यहाँ पे पता कर सकते हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। ये वाली सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो सकती हैं। क्लासेस का क्या तरीकाकार होता है, किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, ये वाली सारी डिस्कशन भी हम यहाँ पे करेंगे। और थ्रू आउट द पेपर, एमएससी 2 का पेपर, किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब ज़ाहिर यही पेपर तो दोबारा नहीं आएगा, जो कमिंग क्वेश्चंस आएंगे उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, अप्रोच वगैरह क्या होगी, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, बेशक आप एवरीवन पे मैसेज ना करें, डायरेक्ट मैसेज का एक बटन होता है या स्पेसिफिकली आप मेरा नाम सेलेक्ट करेंगे तो उस पर आ जाएगा। आप अपने मार्क्स बता सकते हैं कितने पे पेपर रुका है आपका, मार्क्स बता दें और ये बताएं कि आपने क्लासेस ली थी एमएससी 2 की, पहले कहीं से भी ली हो, क्लासेस लेके प्रिपेयर किया था या सेल्फ स्टडी किया था। जल्दी से एवरीवन, थोड़ा सा ऑडियंस का आइडिया हो जाए ना, फिर आदमी कर सकता है। चले, एक आ गया, ठीक है ठीक है। हसीब, आपने क्लासेस ली थी? ठीक है, ओके, सही है। और लोग? ठीक है जी, मार्क्स देख रहा हूँ मैं आप लोगों के। ऑल राइट, ऑल राइट। एंड आप लोगों को पेपर कैसा लगा? व्हाट वाज योर फीलिंग? कोई ऐसा जिनको इस तरह लग रहा हो कि यार पेपर करने के बाद, बस से मैंने सिंपल ये पूछा है कि कितने मार्क्स आए, कहाँ पर पेपर रुका है, और आपने क्या सेल्फ स्टडी की थी या क्लासेस ली थी? अब मुझे ये बताओ, आप लोगों का जनरल परसेप्शन क्या था? डिड यू फाइंड द एग्जाम पेपर डिफिकल्ट रिलेटिवली? जो है वो आपकी ड्राफ्टिंग आपको ठीक लगी नहीं लगी, आपने जो आंसर्स अटेम्प्ट किए वो सही था नहीं था? टाइम मैनेजमेंट का काफी इशू हुआ मुझे, लेंदी लगा, तैमूर कहते हैं लेंदी लगा, डिफिकल्ट था और ड्राफ्टिंग का इशू है, ठीक है। इजी बट टाइम कंस्ट्रेंट्स, सर मुझे आसान लगा लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट था, ठीक है। पिक नहीं हो रहा हसीब, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। कुछ क्वेश्चंस जो टैक्सेशन की तरह है वो क्लिक नहीं हुए। दो बहुत ऑनेस्ट कमेंट आए हमारे पास, सर कुड नॉट पिक। दूसरा आया सर टैक्स के क्वेश्चंस, इसको हम पिक नहीं कर पाए, क्लिक नहीं हुआ हमें ये, ठीक है। और अच्छा, बहुत लोग टैक्स की बात करें, बीएफडी में इशू है सर, किसी ने कहा सर बीएफडी में इशू आ रहा है, ड्राफ्टिंग एंड लिंकिंग का मसला है। टैक्स वाला जो एरिया है हमारे पास, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये 100 नंबर का पेपर है, सही है, 100 नंबर का पेपर है। ये टैक्स प्लान है आपके पास, 10%। तो आई कैप का तो हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है, 10-15 नंबर 12 नंबर का, जो किसी को नहीं आ रहा होता एग्जामिनेशन हॉल में। इसे एक 10 नंबर के पार्ट को लेकर पूरा पेपर कैसे खराब हो गया भाई? जब मैं कहता हूँ कि पेपर क्यों फेल हुआ, लोग कहते हैं टैक्स का क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था, तो वो तो था ही 10 नंबर का। अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस 10 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर घंटा जाया किया है, या पौना घंटा निकाला है, आधा घंटा निकाला है? आधा घंटा तो बेर मिनिमम निकाला है। चलो, एक साहब हमारे साथ यहाँ बैठे खिजर भाई, वो कह रहे सर मैंने निकाला है। अस्मा कहती है सर मैंने टैक्स छोड़ दिया था। बासित कहते हैं मैंने 75 का अटेम्प्ट किया। और कोई? अच्छा, एक हमारे पास इशू आया है, टाइम मैनेजमेंट कह रहे हैं लोग। सर 10 मिनट और ये 10 मार्क्स का टैक्स समझ नहीं आ रहा था। और कोई जी? एनीवन? स्किप कर दिया था, सही है, चलो। सर टाइम मैनेजमेंट का इशू है, एक आया जी। कॉन्सेप्ट का इशू है, कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ बीएफडी, कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। कितने लोगों को बिग डेटा और मार्केटिंग साइड पे भी इशू हुआ? गालिबन अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा सर मार्केटिंग का भी मसला हुआ था। मार्केटिंग मिक्स एंड टैक्स आई डिडंट अटेम्प्ट।
कितने लोगों को मार्केटिंग के एतबार से भी कोई इशू हुआ? यहाँ पे आप कह लो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में भी मसला आया आपको, बिग डेटा वगैरह का भी इशू आ रहा होगा। ठीक है, सही है। महातारी कहती है सर हेजिंग का इशू है। हेज इन टर्म्स ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रही है जैसे फॉरेक्स वगैरह होता है। हम्म, बुकिश बात लिख दी थी बिग डेटा में, ठीक है, बुकिश बुकिश बात लिख दी थी। बुकिश क्या होता है? सेल्फ बुकिश के ऊपर बात की जा सकती है। और एक मसला है हमारे पास ड्राफ्टिंग का। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कितने लोग आप लोगों में से हैं, या मैं अगर नंबर वाइज पूछूं, कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने तमीज से, जिस तरीके से आई कैप के पेपर में आप करते हैं, इस तरह से आपने कितने क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस किए थे? इफ आई कैन ओनली नो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तुमने कितने किए थे भाई? 6 से 8 के बीच में, 6 ले लेते हैं, तैमूर 5। अच्छा जी, और एनीवन? या 8, बासित 7। ये जो 5, 7, 8 क्वेश्चंस आप लोगों ने किए, इसमें इस बात की कंसिडरेशन की थी कि मैं अलग अलग एरियाज के क्वेश्चन कर रहा हूँ या एक ही एरिया के सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ? चलो, एक ऑनेस्ट रिप्लाई है सर, नॉट अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट किया ही नहीं था। एक आया सर आईसीडब्ल्यू भी सॉल्व किया लेकिन फिर भी इशू फेस कर रहा हूँ। और आई ऑल्सो अटेम्प्टेड 1 पेपर इन 4 आवर्स। ठीक है, सही है। देखो, 2-3 चीजें हैं यहाँ पर, अब हम इसको देख लेते हैं। आपका एग्जाम तो अब बहरहाल ये वाला हो चुका है, इसके इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जनरली आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एमएसए 2 को लेके? असल तो ये ना कि स्टूडेंट अब अप्रोच पर बात करेगा। अगर हम छोटे लेवल पे बात करें, सी फैप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इनिशियल लेवल्स पे होते हैं, वो पेपर कॉम्बिनेशन पे भी बात करते हैं। लेकिन आई होप तुम लोग एमएसए 2 दे रहे हो तो कम से कम 2 पेपर तो तुम्हारे निकले ही हैं, बीएफडी और एसपीएम। और अल्लाह का शुक्र है और भी पेपर्स निकाल लिए होंगे, तो अमूमन जो एमएसए 2 दे रहा होता है वो 3-4 पेपर रिलेटिवली अपने जो है वो क्लियर कर चुका होता है। सही है। सो इट्स क्वाइट मेच्योर। जो आप सीए फाइनल में पेपर्स का पैटर्न भी देख चुके हो, मोरलेस आपने पेपर्स देख भी लिए हैं। तो पेपर कॉम्बिनेशन से ज्यादा बात अप्रोच पर होती है एमएसए 2 में कि यार किस तरीके से इसको बहरहाल जो है वो करना है और लेकर चलना है। देखो, ये बात अपने जहन से आप डे 1 पे निकाल दें कि इट इज बीएफडी प्लस एसपीएम। अगर आपको कोई कह रहा है कि यार बीएफडी को पढ़ा एसपीएम को पढ़ा मिला के जोड़ दिया जाके पेपर दे दिया, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। अप्रोच हमेशा से यहाँ पर आपकी है पूरे बिजनेस केस की, पूरे बिजनेस केस की है। अगर कोई स्टूडेंट ये कह रहा है ना कि सर मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन मेरा पेपर नहीं निकल रहा, तो देखो आई क्या आपको जानबूझ के फेल नहीं कर रहा है। इट्स नॉट हैपनिंग कि वो जानबूझ के फेल कर रहा है। यकीनन आपकी वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उस तरह की, या तो वहां पर गैप आ रहा है, या आप इतने बड़े सिनारियो को हैंडल करने के हैबिचुअल नहीं। हैंडलिंग क्वेश्चंस, देखो तरीकाकार क्या होना चाहिए? तरीकाकार आपका यहाँ पर ये होता है कि आप एमएससी 2 के अंदर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टिपिकली ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? सर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास एमएससी 2 में या तो वो 50 नंबर का होगा या वो 25 नंबर का होगा। अगर 25 नंबर का होगा तो उसमें 3 रिक्वायरमेंट्स मजीद निकल रही होंगी। एक होगी करीबन आपके पास 8 नंबर की, एक होगी करीबन आपके पास 6 नंबर की, एक होगी करीबन आपके पास 11 नंबर की। एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, सही है। अगर 50 नंबर का है तो वहां पे 5 रिक्वायरमेंट्स निकल रही होंगी आपके पास। ठीक है। और ये 5 रिक्वायरमेंट्स अगर आप देखो तो करीबन ये 12 की, ये 8 की, ये 13 की, ये 7 की, ये 10 की, इस तरह से करके आपके पास जो है वो 50 नंबर का पूरा सॉर्ट ऑफ एक ब्रेकअप जो है वो बन रहा होता है। ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये पार्ट जो है आ रहे होते हैं। हर पार्ट के लिए आपके पास अलग से अपेंडिसेस होती है, और अपेंडिसेस पढ़ने के बाद, वहां से डेटा गैदर करने के बाद आप इस चीज को पूरा जो है वो इवेलुएट करते हैं। अगर मैं पूरे एमएससी 2 की बात करूं तो कैलकुलेशन का एलिमेंट आपके पास 30 से 40% होता है बस। कभी कभी पेपर में इससे भी कम होता है, और बाकी आपके पास तकरीबन 60% 50% का जो एरिया है वो आता है पूरा का पूरा एनालिसिस के ऊपर।
देखो एनालिसिस में कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को एक सिचुएशन से कनेक्ट कर लेते हैं। हम ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, इधर बीसीजी मैट्रिक्स अप्लाई हो रहा है, इधर एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट डेवलपमेंट डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, इधर कॉस्ट लीडरशिप कंपेरेटिव स्ट्रैटेजीज में डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रैटेजी की बात हो रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जनरल बिजनेस डिसीजन मेकिंग चाहता है आपकी तरफ से कि भाई आप बताओ ऐसी सिनेरियो में करना क्या चाहिए। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको, बिल्कुल छोटी सी। आप लोग चूंकि पेपर करके आए हुए हैं, जैसे ये वाला था ना क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन 1 में यहाँ पे इसने एक छोटी सी बात पूछी थी, ये वही जॉइंट वेंचर वाला क्वेश्चन है, जिसमें इसने कहा था कि यार आप मंगवानी श्रिम्प को एक्वायर करें या उससे जॉइंट वेंचर बना लें। अच्छा, मंगवानी श्रिम्प एक कंपनी थी, रिलेटिवली एक छोटा प्लेयर था, इसको एक्वायर करने के बारे में ये सोच रहे थे, इनके पास फंड्स भी थे, सारा कुछ था, सब कुछ था, सारी चीज थी, ठीक है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन का बैकलॉग वगैरह ये सब। अब यहाँ पे उसने कहा कंपेयर एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर with outright acquisition of Mangwani shrimp and steel with justification which you recommend। अब इस अटेम्प्ट को इस पार्ट को अटेम्प्ट करते वक्त कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं जॉइंट वेंचर को जहन में ले आता हूँ वो क्या होता था, और मैं एक्विजिशन को जहन में ले आता हूँ वो क्या होता था, अरे मैंने एसपीएम में पढ़ा हुआ है कि एक्विजिशन क्या होता है, मैंने एसपीएम में पढ़ा हुआ है जॉइंट वेंचर क्या होता है, मैं दोनों के बारे में बात लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि एक्विजिशन होगी तो हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा, ज्वाइंट वेंचर होगा तो हमारे पास कंट्रोल नहीं रहेगा, एक्विजिशन होगी तो हम अकेले बिजनेस को खुद चलाएंगे, ज्वाइंट वेंचर होगा तो हम बोलेंगे भाई मिलके चला रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज हमारे काम आ जाएंगी, इस केस में रिस्क डिवाइड। ये किताबी बात आपने लिख दी, किताबी बात आपने लिख दी। और एक तरीका इसको अटेम्प्ट करने का ये था कि आप इस सवाल में देखो कि इनको जरूरत किस चीज की है। ये जो आपके पास कंपनी है श्रिम्प फार्म सप्लाईज लिमिटेड, क्या इनको जरूरत भी है किसी और के एक्सपीरियंस की, या इनके पास इनफ ह्यूमन कैपिटल मौजूद है इस काम को करने का, इनके पास इनफ इंफॉर्मेशन मौजूद है इस काम को करने का, सही। और ये काफी टाइम से इस चीज को कर रहे हैं, इन्हें इसकी इंफॉर्मेशन है, कौन से वो ग्लिचेस हैं जिनकी वजह से ये बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये एक्विजिशन वाले मोड में जाना चाहते हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको इसको आंसर करना था। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जनरल चीज उठाई, सोचा जी ज्वाइंट वेंचर में क्या होता था, एक्विजिशन में क्या होता था, लिख दिया। हालांकि आपकी अप्रोच के अंदर एक बहुत की एलिमेंट इस बात का मौजूद है दैट यू लिंक इट विद द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन की डिटेल उठाएं, उसके फैक्ट्स को गैदर करें, फैक्ट्स के ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करें, और फिर अपनी आर्ग्यूमेंट का रेफरेंस देंगे, देखें जो मैं बात कर रहा हूं वो यहां से प्रूव होती है। अब रेफरेंस से मुराद मेरा मतलब एसपीएम की किताब का पेज नंबर देना नहीं है, यानी अगर आप कोई बात कर रहे हैं, अगर वहां पे कोई मॉडल अप्लाई होता है, मिसाल के तौर पे पोर्टस 5 फोर्सेस अप्लाई होता है, मिसाल के तौर पे बीसीजी मैट्रिक्स अप्लाई होता है, एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स अप्लाई होता है, मिसाल के तौर पे बिग डेटा की आप कोई बात लिख रहे हैं, उधर 3 V's का कोई एलिमेंट आता है, वेलोसिटी, वेराइटी, और इस तरीके से कोई एक एलिमेंट आ जाता है, तो आपने बताना है कि भाई सिनेरियो में चूंकि ये हो रहा है, कंपनी चूंकि इस पोजीशन के ऊपर है, एंटिटी चूंकि इस पोजीशन के ऊपर है, तो हमें यहाँ पे ये करना चाहिए। वो आपसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं मांग रहा है जॉइंट वेंचर और एक्विजिशन के, कि आप दोनों के बीच में कॉलम खींचो और लिख दो कि देखो जॉइंट वेंचर में ये होता है और एक्विजिशन में ये होता है। वो ये नहीं कह रहा, ही इज नॉट सेइंग यू टू डिस्कस सिंपली, ही इज टेलिंग यू टू कंपेयर विद जस्टिफिकेशन। क्या बात आपको ये, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आज मैं यूनिलीवर में बैठा हूँ या पीएनजी में हूँ, नेस्ले में हूँ, उनका फाइनेंस पार्टनर हूँ, कोई केस स्टडी मेरे सामने आती है, मैं उस केस स्टडी को लेकर बैठता हूँ, तो मैं उनसे ये थोड़ी कहूंगा कि देखें बीसीजी मैट्रिक्स फलाना किताब पेज नंबर पे ये लिखा हुआ है इसलिए हमें यहाँ ये करना चाहिए। वहां आप बिजनेस को जहन में रखते हैं कि यार चूंकि ये बिजनेस इस चीज से गुजर रहा है, इसका बैकग्राउंड ये है, इसके फैक्ट्स ये हैं, इसकी सिचुएशन ये है, इसलिए हमें ये करना चाहिए। वी डोंट कन्विंस द एग्जामिनर विद आवर आंसर्स, वी स्टेट ओनली। हमारे आंसर्स यहाँ पे कन्विंसिंग नहीं होते, कन्विंसिंग द आर्ग्यूमेंट विद सपोर्ट and relating it with the scenario, with the situation। अब मिसाल के तौर पे वो सवाल में कह रहा है या आपसे पूछ रहा है कि भाई जॉइंट वेंचर बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, आपने अपने आंसर में लिख दिया कि यार जॉइंट वेंचर बनाते वक्त ना एक फायदा ये होता है कि आपको सामने वाले की ना एक्सपर्टीज काम में आ जाती है।
अब उसने सवाल में एक जगह पे इसकी बात नहीं कर रहा, एक मिसाल दे रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर उसने सवाल में कहीं पर ये लिख दिया है कि भाई इनके पास एक्सपर्टीज इस कंपनी से ज्यादा है और ये कंपनी खस्ता हाल है जिसको ये एक्वायर कर रहे हैं, इनकी मैनेजमेंट को इतनी समझ नहीं है, तो फिर ये पॉइंट लिखना बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये लिखना है कि भाई कंपनी के पास इनफ एक्सपीरियंस है इस पूरी चीज को चलाने का और इसके लिए कैपिटल भी इनके पास बहुत है। ये बिजनेस ऑलरेडी जो मैनेजमेंट चला रही है वो इतना से नहीं चला पाएगी जितना ये लोग चला पाएंगे जो एक्वायर कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एक्विजिशन बेहतर है। एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक सबसे बड़ा मसला है एमएसए2 का। स्टूडेंट समझते हैं कि हमारी किताबों में हमने बीएफडी एसपीएम में जो पढ़ा है वही पूछा जा रहा है, हमें केस स्टडीज की आदत नहीं है, क्योंकि केस स्टडी के तौर पे हम काम नहीं करते। आप फर्म में जाते हैं, आपको बोला जाता है ये वर्क पेपर है, लास्ट ईयर जैसा बना देना है, लास्ट ईयर का वर्क पेपर उठाया, इस साल का वर्क पेपर उठाया, कर दिया काम। इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने वाले को बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जो इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहा होता है उसको नहीं पता होता कंपेरेटर क्या कर रहा है, कंपेरेटर कितना सामान बेच रहा है, हम कितना बेच रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही है। वी नेवर वर्कड दैट वे, हमने उस तरीके से कभी काम नहीं किया होता, ना बिजनेस केसेस को उस तरह से एनालाइज किया होता है। पहली बार एमएसए2 में हमारे सामने वो चीज आ जाती है, हम बोलते हैं यार ये तो समझ में ही नहीं आ रही, ये किस तरीके से हो रहा है, ये इसकी क्या वजह है। तो बहरहाल इस पूरी चीज को इस तरह से करो कि तुम एक सवाल कर रहे हो बेस्ड ऑन योर एंटायर नॉलेज, जितना नॉलेज बेस तुम्हारे पास, क्या अब इस सिचुएशन में इस कंपनी को क्या करना चाहिए। यहाँ पर जहां तक कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो कैलकुलेशन के लिए देखो, हाँ ये बात सही है, लेकिन कैलकुलेशन में क्या चीजें ज्यादा आती है, वैल्यूएशन आती है। अगर आप वैल्यूएशन में अटकते हैं कोई मसला नहीं है, 3-4 क्वेश्चंस उठाओ वैल्यूएशन की कर लो, एसिड बेस्ड के ऊपर एक कर लो, फ्री कैश फ्लोस के ऊपर एक कर लो, थोड़ा अपना बीएफडी की फॉर्मूला बुक से रिवाइज कर लो, जो भी आपने फॉर्मूला बुक इस्तेमाल की होगी, वैल्यूएशन का एस्पेक्ट आपका वहां पे कवर हो जाएगा। इसके अलावा कैलकुलेशन में क्या आ रहा होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस आ रहा होता है कि भाई कंपनी को फाइनेंसिंग कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी को प्रैक्टिस मटेरियल की कमी महसूस होती है ना यहाँ पे, तो आपका एसीसीए जो एएफएम वाला पार्ट है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, और उसके अलावा आपके आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चंस, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर ये समझने में हेल्प कर देंगे कि भाई कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस से जाना चाहिए। और इसकी टिपिकल एग्जाम्पल क्या होती है सोर्स ऑफ फाइनेंस की, टीएफसी की रीपेमेंट हो रही होती है और वो रीपेमेंट के पीछे दो सोर्सेज होती हैं, एक तरफ होता है भाई डिविडेंड रोक लो, दूसरी तरफ होता है राइट इशू कर लो। मोस्ट टिपिकल सिनेरियो आपको ये नजर आएगा। इसके अलावा आप कोई नया बिजनेस करने जा रहे हो, उसके लिए पैसे चाहिए, तो ठीक है, अगर एनपीवी जस्टिफाई करती है तो आप रेज कर लें, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं। वो एग्जामिनर आपसे एनपीवी निकलवाएगा, मोस्ट लाइकली एनपीवी के साथ बोल देगा कि बताओ कौन से एलिमेंट सेंसिटिव है, तो वहां पे आपने बता दिया यार ये चीज 2% से मूव हो रही है तो एनपीवी नेगेटिव हो रही है, कल को जरा ही असम्पशन चेंज हुई तो एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। कैलकुलेशन में बहरहाल आपके पास ये दूसरा पार्ट ये होता है। तीसरा पार्ट एट द सेम टाइम वो आपसे वर्किंग कैपिटल के ऊपर काम करवा सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी कैलकुलेशन के अंदर अटक रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, क्या एनपीवी निकलवा सकता है, ठीक है, आईआरआर निकलवा सकता है। अब वो ये नहीं करेगा कि आपको टिपिकल टिपिकल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट और फॉरवर्ड का डिस्काउंट और प्रीमियम दे दिया और बोला भाई बताओ कि ये फॉरवर्ड को हेज किस तरीके से करेंगे। नहीं, इट्स नॉट बीएफडी का पेपर, वो नहीं जाएगा इतना इन डेप्थ और बिल्कुल माइक्रो डिटेल के अंदर कि ये फला नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, ही वोंट डू दैट, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों, हमें समझने की जरूरत है कि इट्स अ केस स्टडी बेस्ड पेपर। कंपनीज में कभी भी ऐसा नहीं होता कि चवन्नी के ऊपर पैर रख के बोले कि उसको ढूंढो, मतलब वो चीजें छुपा के नहीं रखते हैं, डिटेल सामने होती है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। अभी रिसेंटली एयरलिफ्ट बंद हुआ है, बंद करना है या नहीं करना, ये पूरा एक डिसीजन होगा ना, पूरे एक डिसीजन से गुजरे होंगे, उसमें आपको क्या लगता है कैलकुलेशन कितनी होगी, कैलकुलेशन सिर्फ इतनी होगी कि हाँ लॉस आ रहा है। अब बिजनेस को देखना, उसकी फ्यूचर ग्रोथ को देखना, आगे कितना मजीद लॉस हो सकता है, हमें आज बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये रिसेशन कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक्स मामलात कब तक ठीक हो जाएंगे, ये सब चीजें उन्होंने कंसिडर की होंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पेपर में 50-60% वो एनालिसिस वाला पार्ट है और 30-40% वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। लेकिन आपने कितने सवाल किए हैं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट और आपकी एनालिसिस बेहतर हुई है, दैट इज द की क्वेश्चन। और अगर आपने सवालात प्रैक्टिस किए हैं तो आपने क्या मुख्तलिफ एरियाज के सवालात किए हैं। मिसाल के तौर पे आप वैल्यूएशन में अटकते हैं, आपने 3-4 सवाल उस पर किए, पहली बात। मिसाल के तौर पे आप बिग डेटा और ई मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स में अटकते हैं तो आपने कोई 3-4 सवाल किए उसके ऊपर। ये बहरहाल सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है।
आप एक केस स्टडी करने जा रहे हैं, केस स्टडी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको एक कॉन्सेप्चुअल बेस पर जवाब देना है कि जी ये कॉन्सेप्ट है, ये होता है, इसमें ऐसे अप्लाई होगा। ठीक है, आके अब उसको टोन डाउन कर लेता है काफी हद तक, काफी हद तक टोन डाउन कर लेता है जब वो पार्ट्स बना देता है। अब जैसे अगर मैं इन पार्ट्स की बात करूं तो ये पार्ट्स देख के मैं बता सकता हूं कि वो पहले वाले में वैल्यूएशन पूछ रहा है, यहाँ पे आके अपने वैल्यूएशन पूछी थी, ठीक है। इधर पूछा था कि हमें एक्वायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारी वैल्यूएशन पूछी थी, रिकमेंडेशन पूछी थी। इधर बोल दिया था कि भाई हम जो है वो किस मेथड के थ्रू इसको डेवलप करें, एक्वायर करें या जेवी बनाए, ठीक है। यहाँ पे आपसे पोस्ट एक्विजिशन इश्यूज पूछ लिए थे कि जब ऐसा होता है तो फिर मसले क्या होते हैं। एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं, चेंज एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, नए सिस्टम को समझने में टाइम लगता है, लोगों को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, ये डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है कि उनकी जॉब कहीं नहीं जा रही, ये वाली सारी चीजें आ जाती हैं। फिर थोड़ा सा पार्ट उसने एथिक्स और एडवांस टैक्स वाला पूछ लिया था। एडवांस टैक्स के अंदर तो ठीक है, समझ में आता है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग जो उन्होंने कर लिया था। मिनिमम टैक्स को इस तरीके से बचाने की इन्होंने यहाँ पे बात कर ली और सब कुछ कर लिया। पर जब आपके पास एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है तब आप कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट कि चलो वो 10 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, 90 मार्क्स का पेपर आपके हाथ में है, उस 90 में से कोई 75-80 का इस कंसिडरेशन के साथ पेपर करे कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट है, ना कि ये कि आपको थ्योरी को मिला के लोग क्या करते हैं 1+1 करते हैं कि जी बीएफडी का बीएमएस का ये वाला मॉडल और ये वाला मॉडल मिलके इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। इट्स नॉट अ 1+1 गेम। होलिस्टिकली सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है, होलिस्टिक सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सर ये कैसे डेवलप होती है? ये डेवलप होती है मल्टीपल क्वेश्चंस को करके, मल्टीपल क्वेश्चंस को करके। सर अगर आपने एक क्वेश्चन एक दफा कर लिया ना, उसको आप उसके सॉल्यूशन से कंपेयर करें, उसको आप उसकी मार्किंग प्लान के साथ कंपेयर करें, उसको आप एग्जामिनर कमेंट्स के साथ कंपेयर करें और फिर एनालाइज करें कि आपका थॉट प्रोसेस कहां गलत जा रहा है। देखो हर चीज थॉट प्रोसेस होता है, ये इज एम दा और आर की गलती कोई नहीं निकालता। आप इस बिजनेस सिचुएशन को कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं और एग्जामिनर ने कैसे इवेल्युएट किया हुआ है। और तो कोई तरीका नहीं है ना कि बैलेंस शीट टाई तो नहीं कर सकते एमएससी 2 में कि चलो टाई हो गई है तो हमने दोनों एंट्रियां बराबर मारी होगी, पीएनएल में भी एडजस्टमेंट की होगी और बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट की होगी। दैट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं कर सकते आप। कोई ब्लैक एंड व्हाइट वाला सीन तो नहीं है ना, इट्स एन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का एग्जाम है ये, बिल्कुल इंटरप्रिटेशन का एग्जाम है। यू नीड टू इंटरप्रेट। आपका व्यू डिफरेंट भी हो सकता है, एग्जामिनर कहीं नहीं कहता है एमएससी 2 में कि अगर व्यू डिफरेंट हुआ तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा। कन्विंसिंग होना चाहिए कि देखिए ये सवाल में ये वाली बात लिखी हुई है, इस बात को इस वजह से हम कह रहे हैं और ये हमारा कंक्लूजन निकल के आता है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल रहना है अपने पेपर के अंदर। ये प्रैक्टिस सवाल कर करके आती है, ये थॉट प्रोसेस सवालात कर करके डेवलप होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप सवाल तो बहुत सारे कर रहे होते हैं लेकिन उसकी अप्रोच, उसका सोल्यूशन इतना डिटेल में कंपेयर नहीं करते। अपना पैराग्राफ पढ़ के उनका पढ़ लेते हैं और कुछ लोग तो बाकायदा ये गिनते हैं कि मैंने कितनी लाइंस लिखी है, एग्जामिनर ने कितनी लिखी है, मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, एग्जामिनर ने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। अरे भाई तुम ये सोचो कि अगर ये तुम्हारा फैमिली बिजनेस होता, क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट, तुम ये सोचो कि अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा फैमिली बिजनेस होता, तुम ये एक्विजिशन करने जा रहे होते, तो क्या ये पार्ट सी के अंदर जो बात लिखी हुई है, इस बात को देखकर तुम्हारे स्टेक होल्डर्स और लीडरशिप के लोग कन्विंस हो जाते कि हमें ये वाला काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उस रियलिटी में उतर के आपने बात करनी है, नॉट नेसेसरली कि आप किताब और टेक्स्ट बुक और स्टडी टेक्स्ट को रेफर करें। अपना पॉइंट यहाँ पे आपको कन्विंस करना है सामने वाले को। जगह जगह वो आपसे कहता है रेकमेंड, इवैल्यूएट, कंपेयर। वो कहाँ कह रहा है कि लॉ का रेफरेंस दो या किताबों का रेफरेंस दो या बताओ यहाँ पे क्या चीज लग रही है। तो मसला ये है कि हम बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में लैक करते हैं, ना ये चीज हमें फर्म में करवाई जाती है 3.5 साल, और ना हम खुद इतना अच्छा महसूस करते हैं इतनी बोरिंग बातें करते हुए ऐसा कुछ पढ़ते हुए। हम एमएससी 2 में उस अप्रोच के माइंडसेट पे पहुंच ही नहीं पा रहे, उस माइंडसेट के अप्रोच पे नहीं पहुंच पा रहे कि भाई एमएससी 2 का पेपर इस तरीके से नहीं निकलेगा कि ये 2 टॉपिक हैं एग्जाम में, ये एसपीएम के अंदर, ये इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। यू नीड टू लिंक अप विद द सिनेरियो। अब आओ चलो पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। Shrimp Farm Supplies Limited manufactures aquaculture equipment for use in shrimp farming, such as plastic tanks and aerators. shrimp farming के लिए
जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं, सही है। इट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द खान फैमिली एंड वाज सेटअप 15 इयर्स अगो। 15 साल पहले सेटअप हुआ है ये। ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय खान फैमिली एंड वाज सेटअप 15 इयर्स अगो। अगर आप मेरी मानो तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त अपनी आंसर शीट के सबसे लास्ट पेज पे ब्रेनस्टॉर्म किया करो, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग बबल बना लो, पॉइंटर्स लिख लो। 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी इस बिजनेस के पास। अब मुझे फौरी फौरी सोचना होगा कि यार अगर ये 15 साल का एक्सपीरियंस है तो ये तो काफी एक्सपर्ट होगा, काम भी इसको अच्छा आता होगा, 15 साल इसने ये धंधा चलाया है। आगे देखते हैं। SFS यानी कि कंपनी श्रिम्प फार्म सप्लाईज लिमिटेड rents manufacturing premises on the outskirts of Bahawalpur in the Punjab and has developed a close relationship with a few trusted customers. It has grown steadily but is now restricted by market size, so is looking to diversify. इनकी नीड क्या है? ये डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। सर डाइवर्सिफाई वो करना चाह रहा होता है जिसकी एग्जिस्टिंग मार्केट सैचुरेट हो जाती है या इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो अपना पैसा कहीं और लगाना चाहते हैं, पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब देखो जहां भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे या वो डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे तो वो क्या कर रहे हैं? वो बेसिकली ये कर रहे हैं, वो देख रहे हैं ग्रोथ को, क्या हमें ग्रोथ मिल रही है नहीं मिल रही। 2 साल असिस्टेंट मैनेजर तुम रहते हो ना तो मैनेजर की पोजीशन मांगते हो कि मैंने 2 साल कर लिया ये काम, अब मुझे मेरे अंडर 2 असिस्टेंट मैनेजर्स ने, मैं आपको काम करवा के दिखाता हूँ। इसी तरीके से एक बिजनेसमैन जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है तो वो ग्रोथ की बात कर रहा होता है कि मेरा नेटवर्क और बढ़ाओ, मेरी कंपनी और बड़ी हो। ये वो सीधा सीधा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की चीजें। बहरहाल द बैकग्राउंड टू द फाउंडिंग मेंबर कामरान खान, ये इनके फाउंडिंग मेंबर है, is one of engineering and manufacturing. He worked out on a shrimp farm as a young man and saw an opportunity for the supply of high quality equipment. There are 4 directors on the board who are family members, keen to work in the family business for the foreseeable future. SFS has a reputation for high quality products and responsive customer service. सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने प्रोडक्ट में एक डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करते हैं, ये इनका कंपैरेटिव एज है। या आप कह लो ये इनका कंपैरेटिव एडवांटेज है कि ये इस तरीके के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और 4 डायरेक्टर्स हैं, ये इधर लिख लो, 4 डायरेक्टर्स हैं, फैमिली ओन्ड बिजनेस है। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तो लिखते हुए और ये सब करते हुए मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन अगर तुम ये एनालिसिस करने के आदी हो जाओगे तो एग्जाम टाइम में ही कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होता है MSA2 में, मसला क्लैरिटी का होता है। 10-10 मिनट तक यही सोचते रहते हैं तो लिखना क्या है, शुरू कहाँ से करें, पेन उठा के सोचते रहते हैं। क्यों? आदत नहीं है करने की। या AAFR के बारे में सोचो, एडवांस ऑडिट के बारे में सोचो, BFD के बारे में सोचो। एक एक टॉपिक के 6-6 सवाल करते थे, 8-8, 10-10, 12-12 सवाल करते थे। अगर BFD में कुल मिला के 10 चैप्टर थे तो 100 सवाल तो कम से कम करते थे ऐसे ही 100 सवाल कम से कम करते थे हम उसके अंदर। MSA2 के अंदर इतना बड़ा पेपर जी, 5 सवाल किए हैं, 4 किए हैं सर, मैंने 3 किए थे, 2 रीड करके चला गया। तो यही सुलूक होगा फिर। अभी थोड़ी देर पहले SPM का सेशन था तो उसमें एक फीमेल स्टूडेंट ने पूछा कि सर वो लेंथी पेपर्स से डर लगता है, आई फील फियर, ये जो लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े सिनेरियो आते हैं, मुझे उससे डर लगता है, मैं नहीं कर सकती। मैंने बोला आपको ड्राइविंग से डर लगता है? ड्राइविंग से डर लगने वाले का हल क्या है? ड्राइविंग करो, कर करके ही उसका डर खत्म होगा ना। तो आपको अगर लंबे सिनेरियो से डर लगता है तो आप उनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, लिख के सॉल्व करें। कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पे चाइनीज में लिखी हुई है, या कौन सी ऐसी चीज है जो बिजनेस फाइनेंस से बाहर है? इट्स ऑल देयर। You have got theory books, you have got questions, you have got solutions, you have got examiner comments, you have got marking plans. जो ICAP में करना है वो घर से करके जाए ना। अगर वहां टाइम बाउंड है तो घर पे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, अगर वहां कंसंट्रेशन है तो घर पे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, अगर वहां पे चीजें करनी है सॉल्व तो घर पे सॉल्व करें, उसके बाद एग्जाम में जाएं। तो अगर कोई कह रहा है कि सर मैंने 3 से 4 5 सवाल किए तो इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ। At least you should go through 18 to 20 case studies. 18 से 20 केस स्टडीज आपके सामने से गुजरी हो, जिसमें से कम 2-3 क्वेश्चंस वैल्यूएशन वाले हो, 2-3 क्वेश्चंस में स्ट्रैटेजी की बात हो,
एक आध क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल की बात हो, कहीं पर आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का डिस्कशन हो रहा हो, कहीं पे बिग डेटा, ई कॉमर्स, मार्केटिंग जैसी कोई बात हो, कहीं पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात हो रही हो, कहीं पर एथिक्स वाला ग्राउंड टेस्ट हुआ हो, कहीं पे सीसीजी वाला ग्राउंड टेस्ट हुआ हो, कहीं पे टैक्स का कोई क्वेश्चन उसने पूछा हो, कहीं पर आपसे उसने गवर्नेंस के बारे में कोई बात की हो, ये वो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो एमएसए2 को बनाते हैं। कोई थियरी या पैराग्राफ का रट्टा आपको ये पेपर पास नहीं करवाएगी, चाहे आप आईसीडब्ल्यू के मैनुअल को पढ़ते चले रहे, पढ़ते चले रहे और पढ़ते चले जाए। आपके पास इनफ नॉलेज है यार, सीफैप के एग्जाम दे दिए, पेपर्स दे दिए, इनफ नॉलेज, कैफ के एग्जाम्स दे दिए, नीचे विकास छोटा मोटा पीआरसी एएफसी करके आए हो, बहुत कुछ है। तो इट्स नॉट दैट कि आपका वो नॉलेज बेस नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि ऐसे सिनेरियोस को हैंडल करने की हमें आदत नहीं है। वी डोंट फील लाइक डूइंग क्वेश्चंस, और हम प्रायोरिटाइज भी नहीं करते। अगर एमएससी2 की बात करो, एसपीएम की बात करो, तो ये वो सब्जेक्ट है हमेशा आप उठाते वक्त इनको एंड में रखते हो, यार इसकी तैयारी कर लेंगे। अगर एडवांस ऑडिट साथ है पहले वो कर रहे होंगे, अगर आपके एमएससी2 के साथ मिसाल के तौर पे एडवांस टैक्स है तो अभी उसकी क्लासेस चल रही हैं, अभी वो वाली चीज चल रही है। एमएससी2 वायरल बंदा रखता है 7 दिन के लिए कि जी ये वाले 7 दिन है ना, ये एमएससी2 के लिए, इन 7 दिनों में एमएससी2 के सवाल कर लेंगे। फिर कोई अप्रोच ही नहीं होती, पता ही नहीं होता, बस ये 4 सवाल उठाए कर लिया। अब भाई इसमें क्या है, तुम्हारा सारा एस्पेक्ट कवर हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजें आपने देखनी है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ये देखो, ये हमारा एमएससी2 का पोर्टल है। इसमें जो एक चीज थोड़ी सी हेल्प करती है ना, एक तो चलो मैंने इसकी कैटेगराइजेशन की हुई है, ये आपका बीएम के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन है, ये वीएफडी के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन है, ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, टैक्स के एस्पेक्ट हैं। अब आई कैब इंटर 17 है मिसाल के तौर पे, तो मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसमें बात क्या हो रही है, एनवायरमेंटल एनालिसिस, ग्रोथ स्ट्रेटजीज, एक्विजिशन। आपने एक्विजिशन का एक सवाल यहाँ से पिक कर लिया। दूसरे में देखो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस केपीआईज लिखा हुआ है, आपने एक यहाँ से पिक कर लिया। फिर आप गए मिसाल के तौर पे आईसीडब्ल्यू वाले टैब में, आपने कहा मुझे वैल्यूएशन का मसला होता है, ये वैल्यूएशन का पहला सवाल आ रहा है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का आ रहा है, बिग डेटा का आ रहा है, बायबैक का आ रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस का आ रहा है, ग्रोथ स्ट्रेटजीज का आ रहा है, पोर्टस 5 फोर्सेस का आ रहा है। हम क्या टॉपिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हम कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं। समर 21 के क्वेश्चन हैं, ये देखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैलेंस स्कोर कार्ड, एक्विजिशन टैक्स। ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उतना आपने टॉपिक्स को अलहदा अलहदा कवर किया हुआ होता है, उतनी चीजों को गो थ्रू किया हुआ होता है। बहरहाल उसके लिए टाइम लगता है और हम इतना टाइम देना नहीं चाहते, ऑनेस्टली एक बड़ी वजह ये है। खैर चलो, कंपैरेटिव एज एडवांटेज है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज लुकिंग टू एक्सपैंड, ये एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। द बिजनेस हैज amassed considerable knowledge about shrimp farming over the years so it can provide superior production support to its customers। ये लाइन देखो यहाँ पे, the board of directors of SFS is looking to expand, ये expand करना चाहते हैं। The business has amassed considerable knowledge about shrimp farming over the years so it can provide superior production support to its customers। ये कह रहे हैं कि भाई ये इस काम में चीते हैं, बहुत चीते हैं, अच्छा खासा काम इन्होंने कर लिया है, इनको पता है कि सुपीरियर प्रोडक्ट्स और सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करना है, ये की इंफॉर्मेशन है। अब हम अपने आंसर्स में ये कहीं भी नहीं लिख सकते कि मैनेजमेंट को ये काम करना नहीं आता, उनको ये काम आता है, ठीक है ना, वो अच्छे प्रोडक्ट्स और सपोर्ट इन्होंने इस पे बनाया हुआ है। It seems logical to acquire a shrimp to exploit this knowledge. Following the September 21 board meeting, Finance Director Hamza Khan has identified a target company located relatively nearby called Mangmani Shrimp. Hamza has invited the site, spoken to the current owners, and compiled a research report for the board to consider. Appendix 1. This was presented at the board held on Charge January, where the expansion was discussed in some detail. Appendix 2. As an alternate to an outright acquisition, the board would also consider entering into a joint venture if that would be preferable. अगर वो preferable होता है। During the ensuing due diligence process relating to the acquisition, internal memo आया, इसमें पता चला कि एक बीमारी का आउटब्रेक हो गया है, acute hepatopencytic नेक्रियोसिस डिजीज, पता नहीं क्या नाम है यार, अल्लाह ताला आसानी करे, also known as early mortality syndrome। चलो ये पढ़ सकते हैं, early mortality syndrome in June 21। इस मेमो ने उस बीमारी के बारे में बताया कि उन्होंने एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दिए हैं। बहरहाल ये बैकग्राउंड है, सिंपल बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में क्या है, हम 15 साल एक बिजनेस चला के झंडे गाड़ चुके हैं, हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है,
अब हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं ताकि हमारा पैसा ग्रो हो। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का मकसद बिजनेस सीखना नहीं है, पैसे को ग्रो करना है, इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना है, इन्वेस्टमेंट होराइजन को ग्रो करना है, ठीक है। अब कहते हैं रेकमेंड एंड जस्टिफाई रेंज ऑफ सूटेबल वैल्यूज इन बिडिंग स्ट्रेटजी अस्यूमिंग आउटराइट एक्विजिशन ऑफ मंगवानी श्रिम्प। तो ये अपेंडिक्स 1 आ रहा है हमारे पास। अभी अपेंडिक्स 1 के अंदर इसने आपको मुख्तलिफ तरीके का पूरा एक सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड दे दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे दिया है, आपको वैक दे दिया है, पी रेशियो दे दिया है 12, कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया, इंडस्ट्री का 20% है, अगर इनका ज्यादा आ रहा है तो जो डिफरेंशियल है वो इंटेंजिबल होगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह करंट बैच की क्लासेस में सवाल पूरा डिटो सॉल्व भी करवा दूंगा। परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ श्रिम्प व्हिच इज अ ग्लोबल कमोडिटी। इसके अंदर 2% इंक्रीज आएगा, वो उन्होंने एक तरीके से टर्मिनल ग्रोथ रेट आपको दे दिया, सही है। और कोई क्वेश्चंस प्लीज आस्क लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा अपेंडिक्स 1 है, वैल्यूएशन के सारे मैट्रिक्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें जो डिटेल दी हुई है इसके अलावा से इसके हवाले से देखो पी रेशियो की वैल्यूएशन यहाँ हो सकती है। यहाँ पर आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो आप कैश फ्लो की टर्म्स में वो कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का इंडस्ट्री बेंचमार्क दिया हुआ है, तो नेट एसेट्स की बेस के ऊपर भी आप वैल्यूएशन कर सकते हो, सही है। इंटेंजिबल्स वगैरह को यहाँ पे ऐड करके ये वाला काम इंटेंजिबल सॉरी वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से किया जा सकता है पार्ट ए में। पार्ट बी में कहता है इवैल्यूएट द स्ट्रेटेजिक प्रपोजल टू एक्वायर मंगवानी श्रिम्प। अब जब आपके रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे, वैल्यूएशंस निकल के आ जाएंगी, तो अब आप उन वैल्यूएशंस को लिंक करके यहाँ पर बताएंगे कि यार हमें इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आओ थोड़ा सा इसकी पीएनएल की शक्ल देखते हैं। ये मंगवानी श्रिम्प का इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, और ये इसके रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। इसकी ग्रोथ कितनी निकल के आती है, सबसे पहले जब रेवेन्यू देखा करो ग्रोथ निकाला करो। यहाँ पर मेरे पास ग्रोथ का पर्सपेक्टिव कितना है सर, 226,100 डिवाइडेड बाय 214795। ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है सर यहाँ पे 5%, तकरीबन 5% की ग्रोथ है, सही है। जीपी पहले कितना था 28793 डिवाइडेड बाय 214795, ठीक है। पहले था जीपी मेरे पास करीबन 13% के आसपास, अब जीपी कितना है तकरीबन 14% के आसपास। जीपी रिलेटिवली इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, कम ग्रोथ है, बहुत ज्यादा ये भारत अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इतना ग्रो नहीं कर पाए। एडमिन कॉस्ट के अंदर भी देखो तो 5% का इन्फ्लेशन का ही 10% का इम्पैक्ट जो है वो होगा, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास मौजूद है, इंटरेस्ट कांस्टेंट है, यानी कोई लोन की रीपेमेंट नहीं हो रही, लोन की रीपेमेंट नहीं हो रही, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास है, टैक्सेशन का एलिमेंट है और डिविडेंड का एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, सही, डिविडेंड का एलिमेंट मौजूद है। इधर इन्होंने यहाँ पे कहा सिस्टम्स आर रुडिमेंटरी, दे हैव सम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड pond ship monitoring equipment currently operate spreadsheets that the Kohli brothers were themselves to keep the books of account and prepare basic management account. Annual account tax returns are produced with the help of a family member who is a qualified accountant. आप जैसा एक बैठा हुआ है वहां पे, उसकी मदद से वो ये काम कर लेते हैं। तो इवैल्यूएशन में थोड़ी बहुत बात आप ग्रोथ की पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं कि यार जीपी इंप्रूव हुआ है, बिजनेस के फंडामेंटल्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ इतनी कोई मजेदार नहीं है। 5% की बैरल रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, इसमें से 2-3% तो प्राइस इन्फ्लेशन ही हो सकता है। ये और बेहतर अगर यील्ड लेकर आते हैं, आइदर वर्किंग आवर्स को बढ़ा के, लेबर को एफिशिएंट करके, मशीनरी को ऑप्टिमाइज करके, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज को ग्रोथ थोड़ी सी बेहतर की जा सकती है। बैकग्राउंड के बारे में देखो, Mangwani shrimp is a 7-hectare shrimp farm located near Bahawalpur in the Punjab that produces monsoon river shrimp, 10 tons per hectare per crop for 2 crops a year. Current owners of Mangwani shrimp, Hardeep and Akal Kohli, set the business 10 years ago and now looking to realize some or all of their investment in the farm. इनका मकसद ये है कि कुछ इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे रियलाइज कर लें। The Kohli brothers are well known and supply top local restaurants as well as exporting shrimp under specialized packaging. They deal with their customers personally in all cases. जो नॉर्मल कंपनी है उसकी उन्होंने एक्सपोर्ट की कहीं बात नहीं की है, जिसको एक्वायर कर रहे हैं इसका एक्सपोर्ट का धंधा है। तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट वाला पॉइंट इधर से पिक कर सकते थे और अपनी इवैल्यूएशन के अंदर इसको एक पॉइंट बना सकते थे। प्लस ये भी अच्छे लोकल रेस्टोरेंट्स को सप्लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पे बन सकता था, ठीक है। They deal with their customers personally in all cases. They employ 4 staff to help manage the ponds and have historically purchased most of their equipment from us.
Staff are family members or friends of the Kohli brothers. The brothers have known each other of the staff members from birth. The staff are very loyal. अब ये भी family owned business है, तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड्स में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, या एम्प्लॉइज की तरफ से रेजिस्टेंस आ सकती है, एक चेंज अवर्स एटीट्यूड आ सकता है कि भाई अगर ये फैमिली छोड़ के गई कोई और आई तो वो हमें निकाल देगी, क्योंकि फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में मसला चहीता कल्चर होता है, जो चहीता होता है उसको करीब रखा जाता है, जो नहीं होता उसको नहीं रखा जाता। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे बहरहाल कंसिडर किया जा सकता था। तो ये इवैल्यूएशन में आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी थी कि आपको बिजनेस कहाँ नजर आ रहा है। it is not going to necessarily connect with some kind of a topic only कि नहीं मुझे एसपीएम का चैप्टर नंबर बताओ कहाँ से आया है ये, मुझे बीएफडी का चैप्टर नंबर बताओ क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर। आप पॉइंट से पॉइंट्स निकालते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड थॉट्स को स्ट्रक्चर करते हैं, फिर अपने आंसर को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, सो दैट यू कुड कन्विंस द एग्जामिनर कि यार मेरा ये व्यू है इसके बारे में, एंड इन माय व्यू ये होना चाहिए। ठीक है ना, ये वाली चीज पूरी इसके अंदर यहाँ पर आती है। फिर पोस्ट एक्विजिशन इश्यूज के अंदर चेंज अवर्स वाली बात और वो वाली सारी चीज यहाँ पे जो है वो आ सकती है। ठीक है, एथिकल इश्यूज में सही है, उन्होंने छुपाने की कोशिश की, एंटीबायोटिक्स दे दिया, पंजाब की अथॉरिटी को नहीं बताया, वो वाली चीज पूरी आप एथिक्स वाली चीज के अंदर लिख सकते हैं कि यार ये लोगों के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, आपको कंसल्टेशन लेनी चाहिए थी अथॉरिटीज से, फिर कोई काम करना चाहिए, आपने वैसी एंटीबायोटिक्स दे दी। इस सवाल में मेंशन भी हुआ है, मैंने सवाल पढ़ा हुआ है तो मैं बता रहा हूँ, सवाल में ये चीज मेंशन भी हुई है कि उन्होंने एंटीबायोटिक्स दे दी थी और एंटीबायोटिक्स के बाद टेम्पररी तो ये मसला हल हो गया, लेकिन जब ये श्रिम्प्स को कंज्यूम करेंगे लोग, खाएंगे इसको, तो ये एंटीबायोटिक्स का असर उनको भी हो सकता है। इन्होंने अथॉरिटीज को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। आपका ये वाला जो अपेंडिक्स है, अथॉरिटीज को इसके बारे में इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया और सामान को आगे बढ़ा दिया। तो बहरहाल ये सारी पॉइंट्स को पढ़ के इधर से व्यू पॉइंट अपना निकालना और व्यू पॉइंट निकाल के फिर सवालात को करना, ये बहरहाल इधर रिलेटिवली जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 2 उसके कंपैरिजन में एक थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन, क्योंकि 25 मार्क्स की कैटेगरी का था। यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ कैपिटल देखना था कैसे रेज होगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट नीड्स टू बी रेज्ड, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको यहाँ पे यूज करना है। वर्किंग कैपिटल कंपनी अपने लॉन्ग टर्म फंड से ही फाइनेंस करेगी तो कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, डेट को यूज करे या इक्विटी को यूज करे, शुड बी यूज्ड टू द फाइनेंस एक्सपेंशन। हाँ भाई, क्या व्यू है आप लोगों का, क्या समझ में आता है, डेट और इक्विटी में से क्या चूज करना चाहिए, कैसे क्या एनालिसिस होगा वो, क्या देख सकते हैं हिसाब से, कम हो जाता है, एक पॉइंट के बाद बढ़ना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिपेंड्स, बासित कहते हैं तो डिपेंड तो करता ही है बासित, जाहिर सी बात है। चूज ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग दैट इज एट चीपर रेट, टैक्स सेविंग। देखो अब ना यहाँ पे आपको जेनेरिक बात अगेन नहीं लिखनी है, आपने कंपनी के फैक्ट्स उठाने हैं। कंपनी के क्या फैक्ट्स हैं, आए देखते हैं। कंपनी की आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने है, ऑलरेडी उनकी बैलेंस शीट में जो लोन का प्रोपोर्शन है वो आपके सामने है, ये आपके सामने मौजूद है। सही, ये दो चीज आपके सामने है। फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिया हुआ, ये सीसीजी के लिए है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जो तीसरी रिक्वायरमेंट है इधर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, सीसीजी, इसके लिए अपेंडिक्स 3 दिया हुआ है। जिसको सीसीजी जो साथ ले गया था, जिसको चीजें पता है, वो रेकमेंड कर सकता है कि भाई फीमेल डायरेक्टर आ जाएगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन ये जो डेट और इक्विटी की तरफ जाना है, इसकी इवैल्यूएशन कैसे होगी, इसकी इवैल्यूएशन आपके पूरे बैकग्राउंड और कंपनी की जो ऑलरेडी डेट की सूरत हाल है इससे होगी। द इंडस्ट्री एवरेज गियरिंग लेवल is 20% by market values and adjusted P ratio is to value equity in DC is 10। ये उन्होंने बताया कि भाई एवरेज मार्केट में मार्केट वैल्यूज के हिसाब से 20% का रेशियो चलता है। आप यहाँ पर देखिए आपके पास क्या डिटेल दी हुई है, 5,000 का आपके पास लोन मौजूद है और इक्विटी की अगर मार्केट वैल्यू नहीं तो पी रेशियो होगा, उससे आप वैल्यू करके शेयर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो डेट यहाँ पर बिल्कुल सही है, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर्स दिए हैं। डेट आपको नो डाउट टैक्स सेविंग देता है और डेट के ऊपर जो रिटर्न है दैट इज द इंटरेस्ट, ये होता भी लेस देन के ही है आम हालात में। आम हालात में कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है, तो इवेंचुअली डेट की वजह से इट विल लोअर द वैक एंड मार्केट वैल्यू विल इंक्रीज। आपके वैक को मिनिमाइज कर देगा, रिड्यूस कर देगा, मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। बट
जब ये इतना बढ़ जाए, जब ये इतना ज्यादा बढ़ जाए कि अब आपकी केडी बढ़ने लगी है केई से बिकॉज द डेट इज टू हाई, तो फिर वो वाली सिचुएशन आपने अवॉइड करनी है। वहां पर आप डेट की तरफ नहीं जा सकते, फिर आपने इक्विटी की इंजेक्शन की तरफ जाना है। अब देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ में आया हुआ है, लेकिन वो इस सवाल में कैसे अप्लाई हो रहा है। इस सवाल के लिए आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकालोगे, डेट टू इक्विटी के लिए आप मार्केट वैल्यूज निकालोगे, आप बताओगे कि देखिए आप कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी अगर ये मजीद डेट में जाते हैं, और फाइनेंस कॉस्ट बढ़ने से ये हो सकता है, फलाना इंपैक्ट आ सकता है प्रॉफिट के ऊपर, और ये वाली सारी चीजें। इन पॉइंट्स को बनाकर फिर आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि यार डेट की तरफ जाना चाहिए या इक्विटी की तरफ जाना चाहिए। ये बहरहाल इस सवाल के अंदर इस तरीके से किया जा सकता था। अमाउंट ऑफ कैपिटल रेस करना है या नहीं करना वो इस अपेंडिक्स की मदद से होगा। तो आप एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन पे जब इंक्रीज अप्लाई करते डिक्रीज अप्लाई करते तो आपका वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाता। ठीक है, रिसीवेबल पेएबल इन्वेंट्री इन सब चीजों के एतबार से सही है, ये निकल के आ जाता। और अर्लियर स्टडीज में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। वो MSA 2 में चाहे तो ये भी पूछ सकता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेएबल डेज। सिंपली ये बता रहा होता है कि मेरा पैसा कितना टाइम मार्केट में फंसा रहा, कितने टाइम तक मेरे पैसों से मुझे अपने इस चीज को फाइनेंस करना पड़ा, सप्लायर के पैसे नहीं थे मेरे पास, सप्लायर कितना जल्दी पेमेंट ले गया। तो इसकी बहरहाल एक डिटेल्ड कैलकुलेशन इसकी अगेन की जा सकती है, और क्लास में मैं इंशाल्लाह इसको सही से करवा भी दूंगा, इस पूरी अटेम्प्ट को करवा दूंगा, तीनों क्वेश्चंस को ही करवा दूंगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि आपको सवाल के साथ रेजोनेट करना है, समझना है इस चीज को, और फिर उसके बाद करना है। बात कहते हैं सर मैक का पोर्शन BFD से रिमूव हो गया है, वाई आ क्या है इन MSA 2। यार वर्किंग कैपिटल का जो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट है या क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो आज भी है BFD के सिलेबस में। BFD की किताब में नहीं है लेकिन BFD के सिलेबस में तो है, आज भी मौजूद है वो। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट और लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट में कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ सकती है। और देखो आज अगर तुम इंडस्ट्री में जाते हो, मिसाल के तौर पे तुम्हारी आज नौकरी लगती है कहीं पे, तुम उनको ये बोलोगे कि BFD के सिलेबस में नहीं था इसलिए मैं वर्किंग कैपिटल का जवाब नहीं दे सकता हूँ आपको। अगर तुम FP&A ज्वाइन करते हो, प्लानिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो, वुड यू से दैट? नहीं, यू वुड नेवर डू दैट। तो आई कैप ने ऐसा थोड़ी कि तुम्हें जिंदगी में कभी वर्किंग कैपिटल नहीं पढ़ाया है, उसने नीचे कैफ के लेवल पे पढ़ाया है या BFD के लेवल पे पढ़ाया है या किसी और एग्जाम के अंदर पेपर के अंदर पढ़ाया है, बट यू नो व्हाट इज इट, व्हाट इट इज, यू नो। तो आपको सिचुएशन को, सिनेरियो को उसी तरीके से हैंडल अप करना है और हैंडल अप करके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये कैसे आता है? ये क्वेश्चंस को कर करके आता है, ये प्रैक्टिस कर करके आता है, ये मेजर एरियाज को देख के समझ के करने पर आता है। अब सर वो मेजर एरियाज कौन से हैं, फोकस एरियाज कौन से हैं जहां हमें फोकस करना है? देखो अगर मैं MSA 2 में तुम्हारे फोकस एरियाज की बात करूं ना, इसको तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है। एक तो तुम्हारा वैल्यूएशन वाला पार्ट है, प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। फाइनेंस, फाइनेंसिंग, डेट, इक्विटी, वर्किंग कैपिटल। गालिबन मुझे याद पड़ता है वर्किंग कैपिटल का एक सवाल मैंने अपने पास ICW में करवाया हुआ भी है, जस्ट लेट मी हैव अ लुक। बिल्कुल, आप पोर्टल पे जाएंगे, जो भी आप लोगों में से एनरोल्ड हैं पोर्टल पे जाएंगे, ICW के क्वेश्चंस के टैब में देखेंगे तो आपको वो वाली चीज भी मिल जाएगी। सही है, वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट है। फिर आपको स्ट्रैटेजी वाला एरिया, ये प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए। फिर स्ट्रैटेजी के अंदर एनालिसिस, मेथड्स ऑफ ग्रोथ, एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स, पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये वाली सारी चीजें बेसिकली आपका, ये मैंने इसकी वर्कशॉप में करवाया था। हाँ ये वाला पूरा एरिया, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग में SWOT, 5 फोर्सेस, पोर्टर्स डायमंड, वैल्यू चेन, पेस्टल, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, 7 P's ऑफ मार्केटिंग, 6 I's ऑफ मार्केटिंग। स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर फोकस क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस्ट लीडरशिप क्या है,
लॉक इन स्ट्रेटेजी क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट, मार्केट शेयर, बीसीजी मैट्रिक्स, फ्रेंचाइजिंग, जेवी, एक्विजिशन, शेयर होल्डर्स, इनका क्या फर्क होता है, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, ये वाली वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जो इस पेपर के लिए आपके पास होनी चाहिए। सही है, इस पेपर के लिए आपके पास होनी चाहिए। कोई अगर जाके देखना चाहता है तो ये कासा की वर्कशॉप के टाइम पे मैंने करवाया था, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आईक्यू के चैनल के ऊपर आप जाके देख भी सकते हैं। सही है ना, और ये आपका पूरा एक तरीका एक आ रहा है इसको इन एरियाज को देखने का। तो स्ट्रैटेजी में ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, एनालिसिस, ये सब चीज आ जाती है। आपका मार्केटिंग वाला एरिया यहाँ आ जाता है, आपका बिग डेटा वाला एरिया यहाँ आ जाता है, डेटा एनालिटिक्स वाला एरिया आ जाता है। फिर इधर एक बहुत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रेशियो एनालिसिस, एनालाइज करना कि किसी बिजनेस को बंद करना है या नहीं करना, ये वो कोर फोकस एरियाज हैं। बिग डेटा, मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ई इंटरमीडिएरीज का कॉन्सेप्ट, ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट, ये वाली चीज यहाँ पे पूरी आ जाती है। ठीक है, फिर आपका थोड़ा पोर्शन एथिक्स का, सीसीजी का, समवॉट कुछ पोर्शन वो टैक्स में से पूछ लेता है, ये वाले ये इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने करनी ही करनी है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है। लेकिन सर क्या अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ने बैठ जाएं, थ्योरी पूछेगा वो, नहीं, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इनके सवालात करने हैं। यू हैव टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड दिस एबिलिटी इन यू दैट यू कैन कॉन्टेक्चुअलाइज अ क्वेश्चन, और कॉन्टेक्चुअलाइज करके आप उसे सिनेरियो से लिंक करके जवाब दे सकते हैं। And then you have enough words and enough capability to explain what you're thinking. आपके लफ्जों में, अल्फाज में, लिखने में वो चीज डिपिक्ट कर रही हो कि यार इन्होंने सवाल से एक चीज उठाई है, एक फैक्ट उठाया है, उसको इस कॉन्सेप्ट से लिंक किया और फिर एक कंक्लूजन निकाला है। एग्जामिनर कुछ और भी सोच रहा होगा, लेकिन अगर आप सही बात कर रहे हो ना, वो आपकी बात से एग्री कर लेगा, बोलेगा ठीक है यार, ये बंदे ने सही लिखा, इसका थॉट प्रोसेस सही काम कर रहा है। ये अगर कह रहा है डेट लेना चाहिए तो इसने रीजंस दिए हैं, ये अगर कह रहा है इक्विटी लेनी चाहिए तो इसने रीजंस दिए, और वो सवाल से ही निकलेंगे। समझ के, एनालाइज करके, अपनी पास्ट अंडरस्टैंडिंग को, अपने दिमाग को हाजिर रख के, सोच के, इससे ही निकलेंगे। और कोई बहरहाल इसका इसके अलावा हल नहीं है। वो जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी, जितना आपका माइंडसेट बना हुआ होगा इस चीज को लेकर, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी चीजों के हवाले से, उतना आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अब कोई बंदा अगर ये कह रहा है कि सर मेरा ड्राफ्टिंग का मसला है, अरे भाई तुमने सिंधी में थोड़ी पेपर दिया था जो फेल हो गए। ड्राफ्टिंग में वो इज, एम, आ, दा, इसके तो मार्क्स नहीं काटेगा। यकीनन आपने जो बात लिखी है वो सेंस नहीं बना रही होगी। तो बात कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की होती है, बात कॉन्सेप्ट्स की होती है। लोगों को बिग डेटा नहीं पता होता, ऐसा नहीं कि उन्हें ड्राफ्टिंग करना नहीं आ रही होती। लोगों को यही नहीं पता होता कि 7 पीस ऑफ मार्केटिंग कब इस्तेमाल होता है, 6 आईज ऑफ मार्केटिंग क्या है, एसएफए जो सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी में जो फिजिबिलिटी है उसका क्या मतलब है, सूटेबिलिटी है उसका क्या मतलब है। सूटेबिलिटी अक्सर मैंने स्टूडेंट से पढ़ाते हुए पूछा, सूटेबिलिटी का क्या मतलब है, वो कहते हैं जी शेयर होल्डर्स को जो सूट करे। अरे भाई, जो मिशन और विजन को सूट करे, जिसके लिए कंपनी बनी थी। आज अगर पीआईए बिकना शुरू हो जाएगा तो नेस्ले खरीद थोड़ी लेगा, नेस्ले की एक्सपर्टीज ही नहीं है, नेस्ले को काम ही नहीं करना, उसका वो विजन ही नहीं है, मिशन ही नहीं है। लेकिन हाँ, एयर सियाल ले सकता है, एयर ब्लू ले सकता है, क्योंकि इन एयरलाइंस को एक्सपैंड करना है बहुत। आज अगर पाकिस्तान स्टील मिल बिकना शुरू हो जाए तो तहजीब बेकरी वाला जाके थोड़ी ले लेगा, कहाँ बेकरी का बिजनेस और कहाँ स्टील का, अनलेस कि उसको डाइवर्सिफाई करके कॉन्ग्लोमरेट बनना हो। जैसे आज लकी सीमेंट बन रहा है, गाड़ियां भी बना रहा है, सीमेंट भी बना रहा है, मोबाइल भी असेंबल कर रहा है, बिजली भी बना रहा है, केमिकल्स भी बना रहा है आईसीआई पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह से पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है, जितने जितने क्वेश्चंस आप करते चले जाते हैं। अब लोगों को बिग डेटा ही नहीं समझ में आ रहा कि है क्या चीज, या वेलोसिटी, वेराइटी का मतलब ही नहीं समझ आ रहा, जो उसके 3 V's का कॉन्सेप्ट है, वो सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे। उन्हें ई इंटरमीडिएरी का मतलब नहीं पता, वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये सवालात कर करके, और फिर जब पता भी होता है तो वो थ्योरी लिखने की अप्रोच होती है। You don't need to write theory only, you need to connect it with the question, understand the question to its deepest part, कि भाई बात हो क्या रही है, सिनेरियो क्या है, जो बात हो रही है, मेरा क्या व्यू बनता है, मैं क्या सोचता हूँ। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले ही सोचा करो आप क्या सोचते हो इसके बारे में। आप अगर इस जगह होते, आप सीईओ होते इस बिजनेस के, आप एक्विजिशन करते या आप जॉइंट वेंचर बनाते, आप वर्किंग कैपिटल रेज करते, डेट से करते, इक्विटी से करते, या आपने अपने ऊपर रख के सोचना है। जिस दिन आप अपने ऊपर रख के सोचने बैठ गए, आप MS2 में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छा एक्सेल कर जाएंगे और पास कर जाएंगे उसको। वी नीड टू थिंक कि हमारे लिए क्या ये चीज सूटेबल है, नहीं है, फिर हमें आंसर के अंदर उसको जो है रिफ्लेक्ट करना है, उसकी बेसिस क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, पॉइंटर्स क्या है, ये सब आप एक जगह पे कोलेट करके फिर उसमें लिखना शुरू करते हैं। सो ये आपका बहरहाल इस लास्ट अटेम्प्ट का पेपर था।
इसको मैं इंशाल्लाह पूरा डिटेल में क्लास में सॉल्व भी करवाऊंगा। और मेरा क्लास में जो है वो तरीकाकार यही होता है, मैंने रिवीजन वगैरह कॉन्सेप्ट्स का करवा दिया है काफ़ी हद तक, सवालात में करवाते रहता हूँ, स्टडीज करवाते रहता हूँ, ताकि आइडिया हो कि कब किस तरह से केस स्टडी को आपको जो है वो हल करना है। चंद एक क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं ऑलरेडी पोर्टल के ऊपर, कोई देखना चाहे तो उन्हें देख भी सकता है और उससे आइडिया ले सकता है, इंस्पिरेशन ले सकता है कि सवालात को करना किस तरीके से। आप लोगों के कोई स्पेसिफिक सवालात इस सब के हवाले से? एनीवन? कितने लोगों को लगता है कि एसपीएम की स्टडी टेक्स्ट याद कर लेंगे तो एमएसए 2 निकल जाएगा? बासित कहते हैं सर आप रिकॉर्डिंग कितना देंगे और लाइव कितना पढ़ाएंगे? देखो एमएसए 2 में दो अप्रोचेस होती हैं। क्लासेस कब कब होंगी? क्लासेस होंगी सैटरडे संडे को, इंशाल्लाह कमिंग वीकेंड से शुरू हो जाएंगी और इट वुड बी आई गेस 30th of जुलाई, 30-31 जुलाई होगा, सही है। दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच ये है कि मैं आपको वो सवाल करवा दूं जो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। एक ये है कि सवालात बहुत हैं जो ऑलरेडी हुए हुए हैं, वो रहे पोर्टल के ऊपर, वो भी हैं आपके लिए। हर लाइव क्लास में एक नया सवाल करें हम, नई केस स्टडी, नया सवाल, कभी वैल्यूएशन के ऊपर, कभी वर्किंग कैपिटल पे, कभी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे, कभी बिग डेटा पे, कभी ई मार्केटिंग पे, कभी ई कॉमर्स पे, कभी कंपेरेटिव स्ट्रेटजीज पे, कभी ग्रोथ पे, कभी एक्सपेंशन आउटसाइड द कंट्री पे, कभी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे, कभी एपीवी पे, कभी एमआईआरआर पे। कोई अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम सिनेरियोस करते रहें। सिनेरियोस कहाँ से पिक करें? आईसीडब्ल्यू से, एसीसीए, एसबीएल से, एएफएम से, कोई सब मैथमेटिकल या वीएफडी टाइप की कोई कैलकुलेशन है अच्छी, वो वहां से पिक करें। और कोई ड्राफ्टिंग के लिए कोई थ्योरी है अच्छी किसी सवाल में आई है, वो पिक करें। आई कैप के कोई पास पे, वैसे तो सारे ही करवा चुका हूं मैं, सिर्फ ये रिसेंट अटेम्प्ट ही रह गई है जो नहीं करवाई है, ये करें। तो मेरा तरीकाकार रिकॉर्डिंग फेंकना नहीं होता कि पोर्टल पे पड़ी है तो बस अब देख लो खुद ही, लेकिन जो चीज, जो सवाल करवा दिया वो तो आप देख सकते हैं, वो तो नहीं बदला है ना, सवाल तो नहीं चेंज हो जाएगा, लेकिन अब नए सवालात करवा के उन्हें पोर्टल पे डाला जा सकता है। दैट्स हाउ आई डू इट। सर मुझे लगता है कि पेपर में बार बार बुक्स खुल रहा है, से रेलेवेंट जो क्वेश्चन हो बुक में वहां से लिख दूं, मतलब आप उसमें बुक नेविगेट करना शुरू कर देते हो ना कि इससे रिलेटेड बुक में कहीं कुछ लिखा हुआ है, तो पहले से बुक अच्छे से देखी भी नहीं होती, पता ही नहीं होता कि बुक में कहाँ क्या लिखा हुआ है, तो वो टाइम जाया करता है एग्जाम में। ऐसी कोई चीज क्लिक कर जाए तो ठीक है, लेकिन 500 पेज की किताब में अब आप ढूंढना ना शुरू करें कि ये चीज कहाँ लिखी हुई थी। और कोई सवाल किसी का? एनीवन? क्लासेस हमारी बहरहाल कमिंग वीकेंड से शुरू होंगी। जो दिसंबर 22 का हमारा एमएस2 के लिए बैच है, जो करवा चुका हूँ सवालात उन्हें दोबारा करवाने में यूटिलिटी नहीं है, नए सवाल होंगे, हर लाइव क्लास में एक क्वेश्चन होगा, 1 क्लास 1 क्वेश्चन 1 केस स्टडी। सर डज दिस नेसेसरी टू डू फर्स्टली क्वेश्चन 1? नहीं, ये कोई नेसेसरी नहीं है, जो क्वेश्चन पहले अच्छा लगता है उठाओ। तरीका कार एमएस2 का ये होता है कि रीडिंग टाइम में सबकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लो, सबकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लो, और देखो तुम्हें कौन सी चीज अच्छी लग रही है कि यार ये मैं पहले अटेम्प्ट कर सकता हूँ, उस सवाल का बैकग्राउंड पढ़ना शुरू करो, फिर उसको अटेम्प्ट करो। रीडिंग टाइम में ही पहला सवाल जहनी तौर पे आदमी सॉल्व करना शुरू कर दे, जैसे ही रीडिंग टाइम खत्म हो पहला सवाल सॉल्व किया, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। 5-10 नंबर के पार्ट्स के लिए तो बिल्कुल भी इधर उधर टाइम नहीं जाया करना। मेरे भाई ने मेरा ख्याल है जब एमएससी 2 क्लियर किया तो वो शायद 72 नंबर या 70 नंबर का करके आया था, लेकिन जो करके आया था उस पर कॉन्फिडेंट था, तो अल्लाह का शुक्र है निकल गया। खत्म कर दिया रीडिंग टाइम। नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से टाइम तो नहीं कम किया है ना, टाइम तो उतना है, और फायदा हो गया ना उससे, वो जो शुरू के 15 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग के उस पर आप लिख भी सकते हैं। सर व्हाट शुड वी डू फॉर कमिंग वीक टिल नेक्स्ट क्लास? यार आपको अगर पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है तो उसके ऊपर ये वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, ये वाला। एक स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए, बहरहाल इसके अंदर वही सारी बातें हैं जो अभी हमने की हैं, ये देख लो। टोटल 1.5 घंटे के लेक्चर्स हैं दो, और बिजनेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट रिवीजन, बीएफडी का कॉन्सेप्ट रिवीजन, ये दो वीडियोस देख लो। रिवीजन हुआ होगा तो सवालात करने में आसानी हो जाएगी। फिर हर क्लास में, हर नई क्लास में एक नया सवाल, एक नई केस स्टडी। दैट इज हाउ इट वुड बी गोइंग बेसिकली। और कोई सवाल किसी का? एनीवन? ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट द पेपर, दिस वाज अबाउट द एग्जाम और द प्रिपरेशन अप्रोच व्हिच वन शुड फॉलो।
फिर इसको पेपर करते वक्त आपने टाइम जाया नहीं करना होता, जो चीज आपको समझ में आ गई, जितना समझ में आया किया, आगे बढ़े। स्पीड एंड द एग्जीक्यूशन इज की। एक जगह पर अगर आप फंस जाए तो वो बाकी क्वेश्चंस पे और उनकी क्वालिटी पे इफेक्ट करता है। इस चीज को एब्जॉर्ब कर लो कि 20 नंबर का पेपर ऐसा है जो किसी को नहीं आता है पूरे हॉल में। 20 नंबर हैं ऐसे जहां सब फंस रहे हैं। आप पार्ट बी में फंसे हो, वो ई में फंसे हैं, कोई ई में फंसा है, वो एफ में फंसा है, कोई क्वेश्चन 2 नहीं समझ पा रहा, कोई 3 नहीं समझ पा रहा। 20 नंबर सबके लिए ऐसे होते हैं। तो इसको डाइजेस्ट कर लो कि 15-20 नंबर हमारे लिए मुश्किल होंगे, हमें उसके चक्कर में बाकी 80 नंबर का पेपर जाया नहीं करना है। हाँ ले लें तो बहुत अच्छा है। ये एक कमेंट आया है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि सर वो मेरी 2 अटेम्प्ट्स हुई हैं, एक में 42 आए, 43 आए, एक में 44 आए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं फीडबैक ले लूं? बिल्कुल, अगर आप ले सकते हैं आके उससे फीडबैक तो जरूर लें, और मुझसे भी शेयर कीजिएगा। एक आइडिया हो जाता है कि यार किस तरीके से चीज़ें जो है वो कन्फिगर की जा रही हैं। ठीक है, बेशक आप फीडबैक ले सकते हैं। किसी ने अगर क्लासेस पहले ले ली हैं तो आई वुड रिकमेंड कि अगर खुद से कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है, दोबारा क्लासेस मत लो, रिडंडेंसी हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन अगर नहीं लिए, सेल्फ स्टडी पे खुदा ना खास्ता पेपर इधर उधर हुआ है और उनको टाइम नहीं मिल पा रहा, वो बकअप नहीं कर पा रहे, तो फिर वो क्लासेस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है जी, हम अपना सेशन आज का यहीं तक रखें। किसी और का कोई क्वेश्चन? चलें, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। किसी का कोई सवाल हो, कुछ भी हो, वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उन्हें रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और तैयारी के हवाले से भी कोई किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क अबाउट इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज।